नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी मछली। तो सबसे पहले विनोद कुमार शुक्ल के जीवन परिचय के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इनका जीवन परिचय क्या था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म है वो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था और इन्होंने वृत्ति के तौर पर जो है प्राध्यापन को चुना था। यानी कि विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर होते हैं उन्हें प्राध्यापक कहते हैं। तो वहाँ पर जो पढ़ाने का जो कार्य होता है उसे प्राध्यापन कहा जाता है। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। वे 2 वर्षों यानी 1994 से 1996 ईस्वी तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ। उनके अन्य कविता संग्रह हैं यह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। उनके 3 उपन्यास भी हैं, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी। 2 कहानी संग्रह इनके पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी प्रकाशित हो चुके हैं। उनके उपन्यास का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। इतालवी भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मडिकौल द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार और 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। 20वीं शती के 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। कुछ ही समय बाद उसी दौर में उनकी 2 एक कहानियाँ भी सामने आई थी। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल, अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधीजन का ध्यान आकृष्ट किया था। यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी, इसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थी और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियों में उजागर होती आई है। प्रस्तुत कहानी कहानियों के उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है। कहानी बचपन की स्मृति के भाषा शिल्प में रची गई है और इसमें किशोर की वयः संधिकालीन स्मृतियाँ, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करती है। घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए और उसी के मित कथन से उपजी सादी भाषा में है। कहानी का समन्वित प्रभाव गहरा और संवेदनात्मक है। कहानी अपनी प्रतीकात्मकता के कारण मन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। तो अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक क्या है? मछली। दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली में घर नज़दीक पड़ता था, दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था, लेकिन बूंदें पड़ने से भीड़ के बिखराव में तेजी आ गई थी। दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियाँ बिना पानी के झोले में ही न मर जाएं। झोले में 3 मछलियाँ थीं। एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे। 2 जिंदा थी। झोले में उनकी तड़प के झटके में जब तब महसूस करता था। मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। जब मन होगा बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। अब जोर से पानी गिरने लगा था। बरसते पानी में खड़े होकर झूले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झूले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े, उनमें थोड़ी जान आ जाए। संतू भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे। तभी कोई मछली पानी के छींटे पाकर वहाँ कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाज कर जोर से उछली। झोला मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। नहान घर का दरवाज़ा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया था।
भरी हुई बाल्टी थी, उसे आधी खाली कर मैंने झूले की 3 मछलियाँ उड़ेल दी। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसलकर नहान घर की नाली में घुस गई थी। हाथों से मैंने और संतू ने टटोल टटोल कर ढूंढा था। जब दिखी नहीं तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, जहाँ घर की नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। गंदे पानी में मछली दिखी नहीं। दीदी ने बताया कि वह मछली इस नाली से शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी, फिर शहर से 3 मील दूर मोहारा नदी में चली जाएगी। संतू ठंड से कांप रहा था। माँ हम लोगों को भीगा देखेगी तो मार पड़ेगी। मैंने संतू से कहा कि वह कमीज उतार कर निचोड़ ले। कमीज उतारकर हम दोनों ने निचोड़ी। पेंट की मुट्ठियों से दबाकर पेंट को मुट्ठियों से दबाकर निचोड़ा। फिर हम दोनों केवल पेंट पहने गोंद में गीली कमीज दबाए बाल्टी को घेर कर बैठ गए। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वही शायद मर गई थी। संतू से मैंने कहा, अपन ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतू ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा। वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। वह मछलियों को छूकर देखना चाहता था, लेकिन डरता था। बाल्टी के थोड़ा और पास खिसककर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा, संतू तू भी छूकर देखना, नहीं काटेगी। संतू ने इनकार करते हुए कहा, मैं तो छू रहा हूँ, मुझे तो नहीं काटती, ये मछली नहीं काटती, ले छू। संतू ने डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से छुआ। फिर डरकर उसने अपना हाथ खींच लिया। डरता क्यों है, कहकर एक मछली को मैंने उठा लिया। मछली मेरे हाथों से फिसली पड़ रही थी। मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते ही वह उछली तो पानी की छींटें हम लोगों पर पड़ी। तब संतू चौंककर थोड़ा पीछे हट गया था। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैं अपनी छाया देखना चाहता था। दीदी कहती थी, जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं देखती। बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला। नहान घर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया। उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो भी उस मछली में थोड़ी सी भी हरकत नहीं हुई। उसकी लंबी एक एक बाल की मूछें छोर से छल्लेदार बन गई थी। संतू तू इसकी आंख में झांक कर देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या? मछली बाहर फर्श पर थी, इसलिए संतू थोड़ी दूर हटकर बैठा था। मेरे कहने पर कुछ पास आकर मछली की आंख में उत्सुकता से झांकने लगा और पास से देखा। परछाई दिखती है क्या? समझाते हुए मैंने उससे कहा, दीदी कहती है कि मरी हुई मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं दिखती। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ संतू चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है या नहीं। तुझसे कुछ भी नहीं बनता, कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो मुझे उसकी आंख में धुंधली धुंधली परछाई दिखी। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी परछाई थी या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा हो गया था। शायद थोड़ी जान है। जाकर तू चुपके से दीदी को बुला ला, मैंने संतू से कहा और मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतू लौट कर आया तो कहा, दीदी तो सो रही है, अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ। माँ कहाँ है? उस तरफ मसाला पीस रही। मेरा दिल बैठ गया। अच्छा, मछली के लिए मसाला होगा, आज ही बनेगी, दुख से मैंने कहा। भैया मछली अभी कट जाएगी, भोलेपन से संतू ने पूछा। हाँ। फिर संतू भी उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए एक अलग सा पाटा था। उस पाटे के ऊपर ही मछली रखकर काटी जाती थी। पाटे में चक के आड़े तिरछे निशान बन गए थे। यह पाटा पर्ची में ड्रम के पीछे रखा रहता था। जिस रोज़ मछली बनती थी उसी रोज़ यह पाटा निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटा करता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। आंगन में आकर मैंने देखा, जिस जगह मछली काटी जाती थी वहाँ वही पाटा धुला हुआ रखा था। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। मैंने सोचा भग्गू कुआं के पास चक्कू में धार कर रहा होगा। नहान घर का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियाँ थीं। माँ वहाँ नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया था और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, केवल पिताजी खाते थे। भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियाँ नहान घर में हैं। आते ही वह अंगोछे में 3 मछलियाँ निकाल लाया। कुएं में मछली पालने का
उत्साह बुझ सा गया था। पिताजी शायद अभी तक आए नहीं थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहट भी हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा। गीले कपड़ों में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई, फिर प्यार से समझाया। संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लूँ। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए। संतू के बड़े बड़े बाल थे इसलिए कभी अभी तक गीले थे। दीदी ने संतू के बालों को टॉवल से पोंछकर उनमें तेल लगाया। बाएं हाथ से संतू की ठुड्डी पकड़कर दीदी ने उसके बाल संवार दिए। जब दीदी संतू के बाल संवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है। दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई है। तीन हैं, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा कि मैं कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूं। वह कमरे में अकेले लेटेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं और संतू दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। जब मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था तो दीदी लेटी हुई थी। भग्गू के पीछे खंभे के पास टिककर हम दोनों मछली का कटना देखने लगे। भग्गू ने एक मछली उठाकर पहले उसे पत्थर पर कसकर 2-3 बार पटका, फिर मुर्दा सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मली, पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। मछली थोड़ी भी नहीं तड़पी। तभी जाने क्यों मेरे देखते ही देखते संतू एक मछली अंगोछे से उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा। भग्गू भी मछली काटना छोड़कर अरे 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 कहता हुआ उसके पीछे पीछे भागा। मैं वहीं खड़ा रहा। पाटे में राख में लिपटी हुई सिरकटी हुई मछली पड़ी थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई थी उसका धीरे धीरे लहराना मुझे साफ मालूम पड़ रहा था। मैंने सोचा संतू मुर्दा मछली लेकर भागा है। मुझे लगा कि दीदी की कमरे से दीदी की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। धीरे से दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा कि दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। अंगोछे में लिपटी मछली का लहराना मुझे याद आ गया। वैसे ही धीरे से दरवाज़ा बंद कर मैं बाहर आ गया। भग्गू और संतू अभी तक नहीं थे। बाड़े की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं के पास ज़मीन पर संतू जानबूझकर पट पड़ा था। दोनों हाथों से मछली को अपने पेट के पास छुपाए हुए था। भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतू मछली कुएं में डाल देगा तो पिताजी उसे डांट पड़ेगी। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तीनों मछलियों के कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। दीदी जहाँ लेटी थी उस कमरे का दरवाज़ा खुला था। शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे। दीदी की सिसकियाँ बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी ने दहाड़ कर कहा, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। बाद में जो होगा मैं भुगत लूँगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू सहमा सहमा चुपचाप खड़ा था। कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लगी थी। नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों की गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगाला, फिर बाल्टी को उलट दिया तो नहान घर की नाली क्षण भर को पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियों की जैसे गंध आ रही थी। और इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।